Today we are going to start with something very interesting. Epidemiology. Epidemiology comprises of almost half of community medicine. So what does the word mean? Epi means upon, demi means people, logy means study. So something that affects or afflicts people or population. जैसे कि कोई चीज़ किसी पॉपुलेशन के ऊपर मुसल्लत कर दी गई हो. What is the definition of epidemiology? In every definition there are certain keywords which must be included in that definition. So, one of the ways in which epidemiology is defined is the study of the distribution and determinants of health-related states or events in specified populations and the application of this study to the prevention and control of health problems. इस डेफिनेशन में ये जो वर्ड्स हैं जिनको अंडरलाइन किया गया है, दीज आर द की वर्ड्स जिनको आपने मिस नहीं करना व्हेन एवर यू आर आस्क्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी. इसमें कुछ ऐड भी करना है. से फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए. द स्टडी ऑफ द डिज़ीज़ फ्रीक्वेंसी, distribution and determinants of health related states or events. Disease frequency का मतलब होता है कि कितने लोग affect हुए. Number, frequency means number. So it is easier कि अगर आप इसको इस तरह याद रख लें 3Ds के तौर के ऊपर. Disease frequency, then distribution of disease, then determinants of disease. Distribution का मतलब होता है with respect to time, place and person. कब हुई, किन लोगों में हुई, किस जगह के ऊपर हुई. यानी कोई डिसीज़ है या हेल्थ रिलेटेड इवेंट है, कोई इंजरी है, कोई एक्सीडेंट है, तो किस जगह के ऊपर हुआ, कौन से लोग इन्वॉल्व थे और ये कब हुआ. डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है कि उसकी वजह क्या थी, कौन से रिस्क फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये डिज़ीज़ या ये हेल्थ रिलेटेड इवेंट हो गया, या वो कौन से कॉजेटिव एजेंट्स थे जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई. ठीक है. सो डिज़ीज़ फ्रीक्वेंसी, distribution and determinants. Now what is health related states? States that are related to health क्या हो सकते हैं. डिज़ीज़ हो सकती है जो हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रही है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, इंजरी हो सकती है, कोई डिसेबिलिटी हो सकती है जो हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रही होती है. और इवेंट्स क्या होते हैं. इवेंट्स जो है it has been derived from the Latin word eventus, meaning to come out or to happen, meaning कोई happening हो किसी specified population में, किसी ख़ास population के अंदर. ठीक है. उसके बाद जब आप ये स्टडी कर लेते हैं, से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसकी फ्रीक्वेंसी भी पता कर ली, आपने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी देख ली और ये भी देख लिया कि कौन से रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं या पॉजिटिव फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं. अब कोई भी स्टडी करके उसको ऐसे छोड़ देने का तो कोई फ़ायदा नहीं होता अनलेस एंड अनटिल आप उससे कोई फ़ायदा ना उठाएं. तो ये जो आप नॉलेज या इंफॉर्मेशन आप उससे ड्राइव करते हैं, देन यू अप्लाई दिस स्टडी फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स. Now what is prevention and what is control? Again, prevention and control दोनों लैटिन वर्ड्स हैं. जो प्रिवेंशन है
उसका मतलब होता है टू एंटिसिपेट और टू हिंडर समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, यानी प्रिवेंशन में अभी डिजीज़ या वो इवेंट हुआ नहीं होता है एंड यू अप्लाई प्रिवेंटिव मेजर्स ताकि वो डिजीज़ होने ही ना पाए, ठीक है। टू हिंडर समथिंग फ्रॉम हैपनिंग इज़ प्रिवेंशन। एंड व्हाट इज़ कंट्रोल? कंट्रोल का मतलब होता है वो हैपनिंग या वो इवेंट हो चुका है एंड देन यू अप्लाई मेजर्स to contain that problem or control that problem from spreading, right? So जो keywords हैं उनको आपने अपने जहन में रखना है जब whenever you are asked about the definition of something. Again, ये वही चीज़ है, क्वांटिटेटिव मीन्स क्वांटिटी और नंबर के कितनी क्वांटिटी में वो हेल्थ हैज़र्ड या हेल्थ प्रॉब्लम हुई है या वो डिजीज़ हुई है या वो रिस्क फैक्टर कितने लोगों में पाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन, डिटर्मिनेंट्स, कॉजेज़ ऑफ द डिजीज़, कंट्रोल, कंट्रोल डिज़ीज़ हो चुकी है, अब आपने कैसे प्लान करना है कि वो स्प्रेड आउट ना होए और वो लिमिट हो जाए। डिज़ीज़ और हेल्थ प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ जिसकी आप स्टडी कर रहे हैं, नेचुरल हिस्ट्री और पॉपुलेशंस, वो सारे लोग जिनके ऊपर ये हैपनिंग हुई है, राइट। सो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स आप स्टडी क्या कर रहे हैं? एपिडेमियोलॉजी में यू आर स्टडिंग एन एक्सपीरियंस, मीनिंग दैट कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, हु वर अफेक्टेड, कब ये हुआ और किस जगह के ऊपर हुआ। मीनिंग व्हाट हैपेंड, how it happened, where it happened, who were affected, when it happened, and ultimately why it happened. So, अगर आप इसको इस तरह याद रख लें कि कोई भी इवेंट होता है, कोई हैपनिंग होती है जिसमें आप ये 6 क्वेश्चंस को आंसर कर सकें, ठीक है। 5 whys and 1 H, राइट। तो it means you are studying whole of the epidemiology. क्यों हुआ, कैसे हुआ, किधर हुआ, those who were affected, what happened and why it happened. Now, अगर एपिडेमियोलॉजी को बहुत तरह से आप क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। वन वे इज़ टू डिवाइड इट इनटू two types basically, classical and clinical epidemiology. What is the difference between classical and clinical epidemiology? Basically जब भी कोई डिज़ीज़ होती है तो 4 लेवल्स के ऊपर उनको स्टडी किया जाता है। जो सबसे पहला लेवल होता है दैट इज़ द क्वांटम और द एटॉमिक और मोलेकुलर लेवल के ऊपर होता है। से फॉर एग्जांपल जब हम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे होते हैं, बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, इम्यूनोलॉजी पढ़ रहे होते हैं। जो सेकेंड लेवल है दैट इज़ एट द टिश्यू और द ऑर्गन लेवल, जैसे एनाटॉमिक पैथोलॉजी आप पढ़ रहे हैं। फिर थर्ड लेवल है जो इंडिविजुअल्स के लेवल के ऊपर होता है, जहाँ पे आप क्लिनिकल मेडिसिन में पढ़ रहे होते हैं। जब पेशेंट्स आपके पास आ रहे होते हैं, आप उनको डायग्नोस और ट्रीट कर रहे होते हैं। एंड फोर्थ इज़ द पॉपुलेशन लेवल, जहाँ एपिडेमियोलॉजी आती है। जब भी होल ऑफ द पॉपुलेशन के ऊपर आप डिसीज़ को या किसी हेल्थ रिलेटेड इवेंट को स्टडी कर रहे होते हैं तो दैट इज़ द पॉपुलेशन लेवल और क्लासिकल एपिडेमियोलॉजी। क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी क्या होती है? जब हम एक स्टेप पीछे जाते हैं और पेशेंट के लेवल के ऊपर डिसीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी होती है, दिस इज़ यूजली इन द हेल्थ केयर सेटिंग्स, जहाँ पे द एम ऑफ क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी इज़ टू ट्रीट, ठीक है। हम इम्प्रूव करना चाहते हैं ट्रीटमेंट को, हम इम्प्रूव करना चाहते हैं डायग्नोसिस को, हम इम्प्रूव करना चाहते हैं प्रोग्नोसिस को, राइट। तो जब रिसर्च हो रही होती है जिसमें से रैंडमाइज कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे होते हैं, जो ड्रग ट्रायल्स और अभी रिसेंटली वैक्सीनेशन ट्रायल्स हो रहे थे,
कोविड-19 के लिए, तो हम क्या कर रहे थे कि हम पेशेंट के लेवल के ऊपर ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करना चाह रहे थे या वैक्सीन्स बनाना चाह रहे थे ताकि वैक्सीनेशन से प्रिवेंशन ऑफ डिज़ीज़ हो जाए। यही चीज़ जब हम डायग्नोस्टिक लेवल के ऊपर जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं उनको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसको हम स्क्रीनिंग कहते हैं, स्क्रीनिंग ऑफ डिज़ीज़, और फिर किस तरह उनको इम्प्रूव करना है। और फिर प्रोग्नोस्टिक लेवल्स के ऊपर दूसरे एपिडेमियोलॉजिकल डिज़ाइंस होते हैं जिनको यूज़ करके आप प्रोग्नोसिस को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। लेटर जब हम रिसर्च डिज़ाइंस में पढ़ेंगे ये सारी इससे आगे जो तफसील है। अनदर वे टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी को हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हम कहें कि ये कम्युनिकेबल डिज़ीज़ एपिडेमियोलॉजी है एंड नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ एपिडेमियोलॉजी है। कम्युनिकेबल डिज़ीज़ का क्या है? जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू एनिमल, एनिमल टू पर्सन एंड एनिमल टू एनिमल। ठीक है, एक से दूसरे से, किसी एनिमल से इंसान के अंदर ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, और एनिमल टू एनिमल ट्रांसमिशन भी होती है और इंसान से भी किसी जानवर को लग सकती है। राइट सबसे इस वक्त रीसेंट एग्ज़ाम्पल की क्या है, जो अभी कोविड-19 की पैंडमिक है उसमें क्या हुआ, ट्रांसमिशन थी फ्रॉम एनिमल टू द पर्सन, स्टार्टेड फ्रॉम द वुहान डिस्ट्रिक्ट। क्या हुआ था, वहाँ पे वेट मार्केट्स थी। वेट मार्केट्स वो जगहें होती हैं जहाँ पे लाइव एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता है और उसी वक्त उनको कुक किया जाता है या अनकुक्ड वॉट एवर, और उसके साथ वो उनको कंज्यूम किया जाता है। तो ये जो वेट मार्केट्स होते हैं इसमें यूजुअल एनिमल्स तो होते ही हैं, जैसे पोल्ट्री है, उसके अलावा बैट्स हैं, स्नेक्स हैं, डॉग्स, क्रोकोडाइल्स, इवन टाइगर्स जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उनको स्लॉटर किया जाता है और वहाँ से ट्रांसमिशन हो सकती है फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स टू द ह्यूमंस। और जो प्रपोज किया जा रहा है वो यहीं के वुहान की वेट मार्केट से ये ट्रांसमिशन हुई है। बेसिकली द वायरस वॉज इन द बैट और वहाँ से उनको जो इंसान में ट्रांसमिट हुआ है। नाउ वेट मार्केट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्लड होता है, सिक्रीशंस होती हैं, एक्सक्रीशंस होती हैं। वहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट्स नहीं बेचे जाते, वहाँ पे सिर्फ एनिमल्स बेचे जाते हैं, यानी उनको स्लॉटर किया जाता है। तो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ इज़ the COVID-19 epidemic transmitted from the bats or the animals to the humans, which could also be classified as a zoonotic disease. Zoonotic diseases उन diseases को कहते हैं जो animals से humans में transmit होती हैं. Now, what are the examples of non-communicable diseases? Non-communicable diseases वो हैं जो कम्युनिकेट या ट्रांसफ़र नहीं होती या इन्फेक्शियस नहीं होती हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू एनिमल। ठीक है, उसमें और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दे प्ले अ मेजर रोल, जिसकी एग्जांपल में आपका आ जाता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस हैं, डायबिटीज़ है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं और कैंसर्स हैं। नाउ कमिंग बैक टू इन्फेक्शियस डिजीज़ेस, ट्रांसमिशन, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो सकते हैं। अब एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी इंडिविजुअल वो जा रहा है। फर्स्ट इज़ द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, राइट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में सबसे ज़्यादा स्किन टू स्किन ट्रांसमिशन है। स्केबीज इज़ अ वेरी गुड सैम्पल विच इज़ हाईली कंटीजियस, और
से एक साथ सोने की वजह से होते हैं, पावर्टी रिलेटेड होती है, जहाँ पे ओवर क्राउडिंग होती है और एक एक जगह पे एक एक चारपाई पे बिस्तर पे चार चार पाँच पाँच लोग सो रहे होते हैं, तो वहाँ पे स्केबीज बहुत तेज़ी से फैलती है। उसी तरह there are many diseases which are transmitted through droplet infection through air. Again, COVID-19 is the example from one infected person through cough, through speaking, through sneezing, जो है droplets और droplet nuclei की form में transmission हो रही होती है. Again, from inanimate objects, say for example from clothes, from utensils, from cups. say एक infected person है, उसके क्लोथ्स के ऊपर उसके जो वो यूटेंसिल्स यूज़ कर रहा है वो इन्फेक्टिव एजेंट वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया है, से उसने छींक दिया है, वहाँ पे कफ कर दिया है और वही किसी दूसरे शख्स ने बग़ैर उसको वॉश किए, सैनिटाइज किए हुए इस्तेमाल कर लिया है. देन देयर इज़ फूड ट्रांसमिशन. फूड ट्रांसमिशन कैसे होती है कि से फॉर एग्ज़ाम्पल हीट, बहुत ज़्यादा गर्मियों में अगर खाना बाहर पड़ा रह जाए तो इवन जो कुक्ड फूड होता है उसमें जर्म्स जो है वो प्रोलिफरेट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं और फूड पॉइजनिंग होती है. अगेन बहुत सारे अगर रॉ वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं उनको अच्छी तरह नहीं धोया जाए और वो सॉइल से निकलते हैं, सॉइल कंटेमिनेटेड हो सकती है थ्रू फीसेस, जो एनिमल फीसेस हैं, और इवन फॉर इन ओपन एयर डेफिकेशन में ह्यूमन फीसेस से. देन दीज आर वाटर बॉर्न डिजीज़ेस जो ट्रांसमिट होती हैं, और वाटर को अगर आप बग़ैर बॉयल किए या क्लोरिनेट किए पी लें तो उससे डिज़ीज़ आपका जीआई ट्रैक्ट इफ़ेक्ट होता है. बहुत सारी फूड पॉइजनिंग्स इसी तरह होती हैं. देन दे आर वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन, जैसे मॉस्किटोज़ हैं, टिक्स हैं, माइट्स हैं, दे कैरी द infected organism or the disease causative agent, और from one person to, ये जब ये बाइट करते हैं ह्यूमंस को तो डिज़ीज़ ट्रांसमिट होती है. अगेन जैसे मैंने कहा कि फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन, जो रैबिट डॉग्स हैं, रैबिट एनिमल्स हैं, रेबीज़ की ट्रांसमिशन ऐसे होती है, जैसे इन्फेक्टेड स्लाइवा में जो है रेबीज़ वायरस होता है डॉग्स के, और अगर ये किसी ह्यूमन को काट लें तो ट्रांसमिशन हो जाती है. तो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ infectious disease transmission, right? Some through direct transmission, some through indirect transmission. Non-communicable disease epidemiology, usually ये ट्रांसमिट तो नहीं हो सकते फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एनिमल टू पर्सन, पर्सन टू एनिमल और एनिमल टू एनिमल. हाउएवर फेमिलियल कंपोनेंट्स होता है. बहुत सारी डिजीज़ेस होते हैं जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट डिज़ीज़ हैं, और कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो फैमिलीज़ में रन कर रहे होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. लेकिन यूजली इनका एनवायरमेंटल कंपोनेंट ज़्यादा होता है. से फॉर एग्ज़ाम्पल डायबिटीज़, कैंसर, क्रोनिक लंग डिजीज़ है और हार्ट डिजीज़ हैं. बहुत सारे आपके जो लाइफ स्टाइल्स हैं, से फॉर एग्ज़ाम्पल स्मोकिंग है, अनहेल्दी डाइट है, लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी है, ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं, इनफैक्ट मेजर रोल प्ले करते हैं इन द अकरेंस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल disorders. Scientific study is not haphazard. In fact, it's a step-by-step process of gathering useful information. जब भी आप स्टडी कर रहे होते हैं डिज़ीज़ को, और यू कैन से व्हेन यू आर स्टडिंग द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़, जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ क्या होती है, वही जो मैंने आपको बताया था, व्हाट हैपन, व्हाई इट हैपन, वेयर इट हैपन, हाउ इट हैपन, व्हेन इट हैपन, राइट.
तो नेचुरल हिस्ट्री को जब आप कर रहे होते हैं तो आप हैपहैज़र्डली इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर रहे होते. You use certain scientific models, or you can say study models. So the first model जो है वो है the Being's model. It's called Being's model of disease causation. Being is an acronym. Beings होते हैं ना, human beings, those who are alive, right? The B stands for biological factors and behavioral factors. E is for environmental factors. I for immunological factors. N is for nutritional factors. G for genetic factors. S is for social, spiritual, and service factors. Now, what are biological factors? Your own biology, meaning कि जी आपका एक genetic core है, almost equal genes you inherit from your parents, 50,000 from your mother, 50,000 from your father. उसके अलावा you have got a certain age, ठीक है, आपकी एक gender है, आपकी एक immune, एक फिजिक है. Now as humans हम किसी वैक्यूम में तो नहीं रहते. There is a biological environment around you, meaning there are viruses, bacteria, plants हैं, animals हैं, pollens हैं, trees हैं, fungi हैं, algae हैं, anything which is alive जो जिसको आप कहते हैं bio means life. So whatever living things are around you constitute your biological environment. Now what are behavioral factors? Again, ये आपके lifestyle factors हैं. And what is a lifestyle? Lifestyle वो behavior होता है that you adopt with your own free will. इसमें आपको किसी ने force नहीं किया होता है कि आप ये काम करें. Say for example, smoking is a lifestyle. Drugs, taking drugs is a lifestyle. Junk food खाना is a lifestyle. Sedentary रहना is a lifestyle. So all these are lifestyle factors जो affect कर रहे होते हैं आपकी health को या disease causation को. What are environmental factors? Basically, there are 3 types of environment around you. एक human being है, उसके around एक biological environment है, एक जो हमने biological factors में study कर दिया, एक physical environment है और एक psychosocial environment है. Physical environment क्या है? Say for example, earth है, air है, water है, soil है, noise है, radiation है, chemicals हैं आपके around. For example, lead है, toxins हैं, occupations के अंदर you are exposed to various chemicals, acids हैं, alkalis हैं, जो आपके environment का हिस्सा हो सकते हैं और आपको affect कर सकते हैं. A physical environment, biological environment and psychosocial environment. Psychosocial environment अब हम आगे जाके पढ़ेंगे, वो आएगा social spiritual factors में. Now immunological factors. Immunological factors क्या हैं? एक human being है, उसकी एक innate immunity होती है, एक acquired immunity होती है. Innate immunity का मतलब है कि वो जो inborn immunity है, आपके एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़म्स होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एडवांसिंग और इन्वेडिंग पैथोजेंस हैं, जिसके आपके स्किन हो गया, सीलिया है, स्टमक एसिड है,
इसके अलावा जो आपके सेल्स ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफिल्स, एओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मास्ट सेल्स, नेचर किलर सेल्स, दीज आर ऑल comprised of your innate immunity. और acquired immunity क्या होती है? जब कोई infectious agent बॉडी में आ जाता है तो फिर उस infectious agent को ओवर पावर करने के लिए एंटीबॉडीज़ जनरेट होती हैं या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटीज़, यूजली T lymphocytes और B lymphocytes होते हैं जो either produce humoral, that is antibodies produce करते हैं, या फिर T lymphocyte cytotoxic T cells होते हैं जो pathogens को destroy करते हैं. So basically आपकी एक अपनी immunity होती है. अब nutritional factors क्या हैं? Say for example एक तो इसमें आ गया कि your own behavior और lifestyle, कि आपकी जो nutrition है क्या वो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन है या इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन है, और क्या मैल न्यूट्रिशन तो नहीं है, एंड व्हाट इज़ मैल न्यूट्रिशन. बोथ अंडर न्यूट्रिशन, जब न्यूट्रिशन जो आपको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी होती है, या फिर ओवर न्यूट्रिशन है जिसमें खामखी बहुत ज़्यादा खाया जाता है और जंक फूड खाया जाता है जिससे ओबेसिटी होती है, और ओबेसिटी देन लीड्स टू वेरियस अदर डिसऑर्डर्स. सो क्या हुआ कि अगर आपकी बैलेंस डाइट नहीं है, मैल नरिश्ड है ड्यू टू पॉवर्टी, लैक ऑफ न्यूट्रिशन और लैक ऑफ फूड, तो अगर प्रोटीन्स नहीं है डाइट में तो एंटीबॉडीज़ नहीं बनेगी. व्हेन एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगी तो इट्स गोइंग टू लीड टू इन्फेक्शंस. जब इन्फेक्शंस होती हैं तो फिर मज़ीद सबसे ज़्यादा इफेक्ट जीआई ट्रैक्ट के ऊपर पड़ता है. इंटेस्टाइनल ट्रांसिट टाइम डिक्रीज़ कर जाता है, मैल एब्सॉर्प्शन हो जाती है, ब्लैंड डाइट होता है, खाया नहीं जाता, जिसकी वजह से मज़ीद मैल न्यूट्रिशन होती है. तो इट्स अ विशियस साइकिल, मैल न्यूट्रिशन लीडिंग टू decrease immunity leading to infections again leading to malnutrition. So nutrition is again very important क्योंकि आपकी immunity को वो determine कर रहे होते हैं. Now genetic factors, again हमारा एक genetic core है, genes हम drive करते हैं from our parents, और बाज़ दफ़ा बहुत सारी डिजीज़ेस होती हैं जो फैमिलीज़ में रन कर रही होती हैं, एंड से फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरमैरिजेस की वजह से वो ट्रांसमिट हो जाती हैं. से ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स होते हैं, और अगर दोनों जीन्स 5 दफ़ा ट्रांसमिट हो जाएं तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाता है, जिसमें थैलेसीमियास हैं, हीमोफीलियस हैं. दीज आर ऑल due to intermarriages or first cousin marriages. Now, what are social, spiritual and service factors? Again, humans के इर्द गिर्द एक biopsychosocial environment है, right? Socially आपकी क्या practices हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल फैक्टर्स होते हैं. से फॉर एग्ज़ाम्पल सर्टन ट्रेडिशंस या सर्टन रिलीजन्स को आप फॉलो करते हैं, और उन रिलीजन्स की वजह से यू आर आइदर सेफ फ्रॉम सर्टन डिजीज़ेस और यू आर प्रोन टू सर्टन डिजीज़ेस. इसकी एग्ज़ाम्पल ये हो सकती है कि there are certain religious traditions, जैसे say Hindus, they are mostly vegetarians, they don't eat meat, तो हो सकता है उनमें कोई nutritional deficiency disorders हो जाए. Then there are certain factors which are related to your social and cultural environment. से बहुत सारे cultures इस तरह के होते हैं
जिसमें फीमेल्स जो है आसानी से बाहर नहीं निकल सकती, वो जा नहीं सकती, दे आर कन्फाइंड टू होम्स। जब वो बाहर नहीं निकलती तो उसे विटामिन डी डेफिशिएंसीज उनमें आ जाती हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से उनकी कैल्शियम एब्सॉर्प्शन नहीं होती, एंड देन दे आर मोर प्रोन टू rickets and osteomalacia and osteoporosis in the later life. Then there are certain traditions and cultures जिनमें जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, मेल डोमिनेंस है, घर में खाना पकता है तो सबसे पहले मर्द खाते हैं, फिर बॉयज़ खाते हैं, फिर बाकी बच्चे खाते हैं, और जो बिल्कुल बच जाता है तो वो फीमेल्स के हिस्से में आता है, और हाउसवाइफ्स या होम मेकर्स के सिलसिले में से बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। नाउ व्हाट आर द सर्विस फैक्टर्स? सर्विस फैक्टर्स क्या होते हैं? सर्विस फैक्टर्स वो होते हैं जिसमें यूजली रिलेटेड टू हेल्थ सर्विसेज, राइट, कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। इसको याद करने का जो आसान तरीका है, याद रखें 10 A's के हिसाब से। सबसे पहले कि जो हेल्थ सर्विस है आपकी वो अवेलेबल है कि नहीं है, राइट। हो सकता है कोई सर्विस, मैटरनल एंड चाइल्ड केयर सर्विसेज हैं, वो आपके पास अवेलेबल ही ना हो। अगर वो अवेलेबल हैं तो क्या एडिक्वेट इन नंबर हैं, जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से वो सर्विसेज उनको पूरी पड़ रही हैं कि नहीं पड़ रही। अगर वो एडिक्वेट हैं तो क्या वो एक्सेसिबल हैं, जोग्राफिकली एक्सेसिबल। ये तो नहीं है कि एक मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर जो है एक दूर अफ्तादा पहाड़ों के पीछे है, जहाँ पे बाय फुट वहाँ पे जाया ही ना जा सके, या एक बेसिक हेल्थ यूनिट किसी बहुत दूर सबर्ब में है जहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट नहीं जाती और वहाँ पे जाना मुश्किल है, तो फिर अगर वो एक्सेसिबल नहीं है, जोग्राफिकली एक्सेसिबल नहीं है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगेन सर्विसेज अफोर्डेबल हैं कि नहीं, अफोर्डेबिलिटी हो सकता है सर्विसेज आपकी बहुत अच्छी हों लेकिन जो पॉपुलेशन है उसको अफोर्ड नहीं करती, तो फिर उस सर्विस का कोई फ़ायदा नहीं है। सर्विसेज अप्रोप्रिएट हैं, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द हेल्थ नीड्स ऑफ दैट पॉपुलेशन। से फॉर एग्ज़ाम्पल एक पॉपुलेशन है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और उनको चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज रिक्वायर्ड है, लेकिन वहाँ पे आपने जाके एक ट्रॉमा सेंटर बना दिया, राइट, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिक्स्थ, क्या जो सर्विसेज हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, यानी जो कंज्यूमर एक्सेप्टेंस है कि नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली प्लानिंग सर्विसेज होती हैं और वैक्सीनेशन सर्विसेज होती हैं जो बाज़ दफ़ा बाज़ कम्युनिटीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रही होती हैं। दैट इज़ द मेन रीज़न वाई अभी तक पोलियो पाकिस्तान से एराडिकेट नहीं हुआ, क्योंकि बाज़ इलाक़ों में पोलियो वैक्सीनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि उनके अपने मिथ्स हैं और उनके अपनी सोशल कंडीशनिंग इस तरह हुई होती है कि वो वैक्सीन को एक्सेप्ट नहीं करते। तो अगर कोई सर्विस अवेलेबल भी है लेकिन अगर उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है सोसाइटी में, तो उस सर्विस का फिर ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता। देन अकाउंटेबल है आपकी सर्विस, मीनिंग दैट कि वो लोग जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं क्या उनके ऊपर कोई और ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनको अकाउंटेबल करते हों कि येस यू आर वर्किंग राइट और यू आर नॉट वर्किंग राइट, ठीक है। तो अगर उनको कोई पूछने वाला होता है, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर कोई मैल प्रैक्टिस होती है तो सू किया जा सकता है उनको और कोर्ट में ले जाया जा सकता है। तो अकाउंटेबिलिटी ऑफ सर्विसेज इज अगेन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। देन सर्विसेज आपकी एसेसिबल हैं कि नहीं,
मीनिंग दैट कि क्या आप उनको एवेलुएट कर सकते हैं कि वाकई दे आर अप्रोप्रिएट और वो काम कर रही हैं जो उनको करना चाहिए या उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नाइन्थ, जो सर्विसेज हैं वहाँ वो जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं आर दे एबल और दे आर कॉम्पिटेंट, एक्सपर्ट्स हैं, स्किलफुल हैं आपका स्टाफ, कि आपने अनस्किलफुल लोगों को सर्विस प्रोविजन के लिए लगा दिया गया है। एंड टेंथ इज़ द ऑथेंटिसिटी ऑफ द सर्विस, मीनिंग दैट कि कितनी फेयर जस्ट सर्विस है, जेंडर इक्विटी को रखा गया है, कंसिडर किया गया है या नहीं किया गया। सो अगर आप ये सारी की सारी चीज़ें स्टडी करें किसी डिज़ीज़ के कंटेक्स्ट में, तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज़ को आप आसानी के साथ स्टडी कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू वांट टू अप्लाई दिस मॉडल ऑन कोविड-19, आप कैसे इसको अप्लाई करेंगे? आप स्टडी करेंगे कि क्या बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ह्यूमंस के वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से, यानी होस्ट फैक्टर्स वो क्या हैं जिनकी वजह से ये डिज़ीज़ ह्यूमंस में हो सकती है, किस एज ग्रुप में हो रही है, उनके न्यूट्रिशन लेवल क्या है, उनका इम्यून लेवल क्या है, उनके क्या बिहेवियर्स हैं जिसकी वजह से, क्या लाइफस्टाइल्स हैं जिनकी वजह से ये डिज़ीज़ कोविड-19 ह्यूमंस में फैल रहा है। देन देयर एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं, क्या फिज़िकल एनवायरनमेंट कोई रोल प्ले कर रही है, जैसे हमने कहा कि जी विंटर्स में बहुत ज़्यादा वो फैलती है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा है, कंटीजियस है। समर मंथ्स में उसकी ट्रांसमिशन कम हो जाती है बिकॉज हीट प्लेज सम पार्ट, कि हीट की वजह से वायरस जल्दी मर जाता है, राइट। और विंटर्स में इंडोर हीटिंग क्योंकि होती है और लोग क्राउडेड होते हैं, बंद जगहों के ऊपर होते हैं, क्रॉस वेंटिलेशंस नहीं होती है जिसकी वजह से तेज़ी से ट्रांसमिट होती है। फिज़िकल एनवायरनमेंट हो गई, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में उसके अलावा और क्या चीज़, एज ह्यूमन फैक्टर्स तो हो गए, और कौन से बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, कोई प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोपगेशन, अगेन हुआ क्या, वेट मार्केट से फैली, बैट से ट्रांसमिशन हुई इनटू द ह्यूमंस, राइट। तो एग्जिस्टेंस ऑफ जो वेट मार्केट्स हैं जिनकी वजह से एनिमल से कांटेक्ट था और एनिमल से वो ट्रांसमिट हो गई। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स, अगेन हम कह रहे हैं कि वो जिनकी इनेट इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, जो यंगर इंडिविजुअल्स हैं, जिसमें कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं हैं, जो ज़्यादा ओल्डर एज ग्रुप में नहीं है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है और उनमें कोई इम्यूनोलॉजिकल डेफिशिएंसी नहीं होती या इम्यूनोसप्रेशन नहीं होती, तो यूजुअली उनमें ये डिज़ीज़ जो है एसिम्टोमेटिक भी हो सकती है और लेस अपेरेंट भी हो सकती है, माइल्ड भी हो सकती है। न्यूट्रिशनल फैक्टर्स अगेन वो अफेक्ट करते हैं इम्यूनिटी को, जितनी आपकी बैलेंस डाइट होगी बेहतर न्यूट्रिशन होती है। न्यूट्रिशन में यू आर टेकिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स, देन डिसीज़ नहीं होगी। जेनेटिक फैक्टर्स, इज देयर अ रोल, जेनेटिक रोल अभी तक कुछ पता नहीं चला है। येस, दे आर सेइंग कि जी फीमेल्स में लेस एग्रेसिव है, इन मेल्स एक तो वो सेक्स आपका आ गया बायोलॉजिकल फैक्टर्स में, और
अगेन दे आर सेइंग कि जी जो ओ ग्रुप वाले लोग हैं उनमें डिजीज़ कम है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्लड ग्रुप्स में. सोशल फैक्टर्स, यस, क्या सोशल फैक्टर्स हैं जो ट्रांसमिशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग्स हो रही हैं, पब्लिक गैदरिंग्स हो रही हैं, मास्क नहीं पहने जा रहे और मिलना जुलना उसी तरह हो रहा है. वेस्टर्न कंट्रीज़ में सोशल कांटेक्ट बहुत ज़्यादा होता है और नॉट ओनली अमंग द फैमिली मेम्बर्स बट जो कैजुअल सेक्स है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, कैजुअल इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा कॉमन है जिसकी वजह से वो तेज़ी से ट्रांसमिट हो रही है. स्पिरिचुअल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं डिसीज़ ट्रांसमिशन में? अगेन वो लोग जो ज़्यादा रिलीजियस होते हैं और रिलीजियस प्रैक्टिसेस या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं. से बहुत सारे लोग हैं जो योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मीनिंग दैट कि ऑब्जेक्टिविटी के अलावा भी दे नो दैट सिर्फ यहाँ पे ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो जाती, देयर इज़ अनदर वर्ल्ड और वॉट एवर जो बिलीव्स हैं तो वो स्ट्रेसेस को आपके कम करते हैं. आप बहुत ज़्यादा वर्ल्डली लाइफ की तरफ नहीं जाते. तो जो ऐसे लोग हैं नेचुरली जब स्ट्रेस नहीं होगा तो आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा. इम्यून सिस्टम बेहतर होगा तो देयर वुड बी लेस चांसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एनी डिजीज़. और सर्विस फैक्टर्स अगेन, क्या आपके पास इस डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं? प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, थेराप्यूटिक एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज मौजूद हैं कि नहीं हैं? सो अगर आप ये सारे फैक्टर्स को स्टडी कर लेते हैं तो बेसिकली यू ड्रॉ सर्टेन इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन जब आप ड्रॉ करते हैं तो फिर you can come up with solutions to that problem.